हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों का मौसम था। तेज तपती धूप की शिद्दत से लबरेज हवाएं चल रही थी, जिससे गर्दो गुबार इकट्ठा हो रहा था। गर्मियों के मौसम में सूरज की इंतहाई तेज शुआएं, जिससे हर इंसान का बदन जलने लगे। इसी सूरज की तेज किरणों में मैं और मेरी दोस्त इकट्ठे रोजाना एक साथ स्कूल जाती थी। एक वही लड़की थी जिसके साथ मैं स्कूल में जाती थी, उसके साथ बातें करती थी और किसी से भी मैं बात नहीं करती थी। मैंने मेट्रिक की तैयारी घर में की। अब मेरे इम्तिहान थे। अम्मा ने मेरी पढ़ाई चार दीवारी के अंदर करवाई। इम्तिहान के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता। इसके लिए भी अम्मा ने एक शर्त रखी कि तुम्हें चेहरे पर नकाब रखना होगा। मैंने अम्मा की बात मान ली और मैं हमेशा अपने चेहरे पर नकाब रखती थी। मैंने अपने आप को कभी भी आईने में नहीं देखा था। मैं जब आईना देखने की कोशिश करती, मेरे देखने से पहले अम्मा मुझे हर बार देख लेती और मुझसे शीशा ले लेती और कहती कि तू बहुत ही खूबसूरत है। अगर तू खुद को शीशे में देखेगी तो कहेगी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जिसकी वजह से तुझे अपने आप की ही नजर लग जाएगी। बेटी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को खुद की ही नजर लग जाती है। इसी खूबसूरती की वजह से अम्मा मुझे घर में भी हर वक्त नकाब में रखते। आज तक मेरी दोस्त ने भी कभी मुझे देखा नहीं था। मैं जब अपनी दोस्त को देखती तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश जाग उठती कि काश मैं भी इसकी तरह बिना नकाब के स्कूल जाऊं, लेकिन अम्मा की वजह से मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ही दब जाती। एक दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो एक अजनबी बूढ़े इंसान ने हमें रोक लिया। उसका चेहरा कपड़े से ढांपा हुआ था। वो आकर मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे बात करनी है। हम उसकी बात सुने बगैर अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन वो शख्स अभी भी हमारे पीछे था। हम बहुत घबरा गए और अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन इस नकाबपोश इंसान ने हमारा स्कूल तक पीछा किया। हम बहुत बेचैन थे कि आखिर इस इंसान ने हमारा पीछा क्यों किया। खैर, हमने इस शख्स को नजरअंदाज कर दिया और दुआ करने लगे कि खुदा हमें बड़ी परेशानी से बचाए। फिर घर जाकर खुद को पढ़ाई की तरफ माइल किया। फिर जब पर्चा होने के बाद स्कूल से हमें छुट्टी हो गई तो मैं परेशानी के आलम में घर की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो नकाबपोश इंसान मेरे सामने आ गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब हमने इस इंसान को अपनी तरफ आता देखा। हम किसी को आवाज भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि जिस रास्ते हमारा घर आता था वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था और ना ही कोई बाजार और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था जिसे हम आवाज देते। हमने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो हमने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हम इस इंसान से बहुत दूर आ गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इंसान हमारे पीछे नहीं भागा, वहीं रुक गया। आखिर वो इंसान हमसे क्या चाहता था? इसका क्या मकसद हो सकता है हमारा पीछा करने का? हम घर आ गए। घर में आकर हमें सुकून मिला, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं डर जरूर था कि वो इंसान दोबारा ना आ जाए, क्योंकि हमारा रोज का इस गली से आना जाना होता था। किसी और रास्ते अम्मा भी नहीं जाने देती, कहती ये रास्ता सही है, इस रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। हम छुट्टी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे मैट्रिक के सालाना इम्तिहान थे। अगले दिन हमारा आखिरी इम्तिहान था। रात के अंधेरे में मैं जब सोई तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। अम्मा ने जब मुझे इस तरह बेचैन देखा तो अम्मा ने बेचैनी की वजह पूछी। मैंने डरावना ख्वाब देखा, ये कहकर बात को टाल दिया। जब अगली सुबह हुई, हम अपने इम्तिहान के लिए स्कूल जा रहे थे। डर था कि वो आ न जाए, लेकिन वो नकाबपोश इंसान न आया। हम खुदा का शुक्र अदा करके इम्तिहान देकर घर आ गए। अम्मा ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया और घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर भी न आने देती। एक दिन अम्मा घर से बाहर कुछ सामान लेने चले गई और बाहर के दरवाजे को ताला लगा कर गई। कुछ देर बाद मुझे अपने कमरे के बाहर से आवाजें आई तो मैं परेशान हो गई कि बाहर कौन होगा। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने एक साया देखा। साया देखकर मैं डर गई। साया देखकर मुझे इतना पता चल गया कि कोई ना कोई चोर हमारे घर घुस आया है। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कपड़े से ढांप लिया और इस चोर को ढूंढने लगी। वो इंसान मेरे पीछे पीछे था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई चोर नहीं, बल्कि वही नकाबपोश इंसान था जिसने हमारा पीछा किया था। मैं इसे देखकर डर गई। मैंने उससे कहा कि तुम हमारे घर कैसे आ गए? वो कहने लगा कि मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो कहने लगा, एक बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। एक सच्चाई बतानी है तुझे जो तुम्हारी माँ ने तुमसे आज तक छुपा के रखी है। मैंने पहले तो इसकी बात ना सुनी, लेकिन जब उसने अम्मा की बात की तो मैं परेशान हो गई कि उसे अम्मा के बारे में कैसे पता है। वो कहने लगा कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे कहा कि वो कैसे। वो बताने ही वाला था कि अम्मा घर आ गई। मैं जल्दी से कमरे में चली गई क्योंकि अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर आने के लिए मना किया था। अम्मा गुस्सा ना हो जाए, इसलिए जल्दी से मैं कमरे में चली गई और वो इंसान भी घर में दरवाजे के पीछे छुप गया। जब अम्मा घर आई तो अम्मा ने सामान रखा और मेरे कमरे में आई। इतने में वो भाग गया,
लेकिन जब वो बाहर भागा तो अम्मा को इसके भागने की आवाज सुनाई थी। अम्मा परेशान हो गई कि कौन हमारे घर घुसा हुआ है। अम्मा ने जब इधर उधर देखा तो अम्मा को कोई नजर नहीं आया। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि ऐसा कौन है जिसे अम्मा का पता है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मैं ना जानती हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे सबसे मिलने नहीं देती थी लेकिन बताती थी रिश्तेदारों के बारे में। मैं सोचों में गुम थी ये जानने के लिए कि वो कौन था जिसे अम्मा का पता है, अम्मा को कैसे जानता है। अम्मा मेरे पास आई, कहा बेटी क्या हुआ, परेशान लग रही हो। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा किचन में चले गए, लेकिन मुझे ये सवाल बार बार तंग कर रहा था। अम्मा परेशान थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके घर का राशन खत्म होता जा रहा था। अम्मा ने एक फैसला किया कि घर के 2 कमरों को किराए पर रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद घर किराएदार आ गए। अम्मा ने मुझ पर और पाबंदी लागू कर दी कि अब मुझे हर वक्त कमरे में रहना है और खाना भी कमरे में खाना है। हर वक्त कमरे की खिड़कियां भी बंद रखनी है। इसकी वजह मैंने अम्मा से पूछी तो अम्मा ने कहा कि किराएदार आ गए हैं, कभी भी तुम्हारे कमरे में झांक सकते हैं। अगर खिड़की बंद कर दोगी तो कहाँ से देखेंगे, लेकिन अगर खिड़की खोली रही तो वो तुम्हें देख लेंगे और नजर लगा देंगे, इसलिए बंद रहेगी तो तुम महफूज रहोगी। मैंने कहा अम्मा ये सब पाबंदियां मेरे लिए क्यों आयद की गई हैं? बाकी माएँ भी तो अपनी बेटियों को अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करने देती हैं, वो भी तो अपने घर में बिना पर्दे की होती हैं, और वो तो अपने घर से जब बाहर जाती हैं तब भी पर्दा नहीं करती। आप क्यों मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगाए रखती हैं? माना कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान है, और तो और आप मुझे हर वक्त कमरे में भी कैद रखती हैं। अम्मा ने मुझे कहा बेटी आप इन सबसे ज्यादा हसीन हो, इसलिए मैं तुम्हें लोगों की नजरों से दूर रखती हूँ, इसी में ही तेरी भलाई है। मैंने कहा कि वो कैसे? अम्मा ने कहा कि जब तुम लोगों की नजरों से दूर रहोगी तो लोगों की बुरी नजरों से बची रहोगी। अम्मा ये कहकर चली गई। एक दिन अम्मा के साथ मैं अपने कमरे में बैठी थी तो अम्मा को बाहर से दरवाजा बजने की आवाज आई तो अम्मा बाहर दरवाजा खोलने चले गई तो दरवाजे पर मेरी दोस्त थी। कई दिनों बाद मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मुझे देखकर हैरान हो गई। कहने लगी तुमने अपने कमरे में भी चेहरा छुपाया हुआ है, पर क्यों? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरी दोस्त जब भी दरवाजे से मुझे लेकर स्कूल जाती, आज तक उसने मेरा कमरा नहीं देखा था। इस बार मुझसे मिलने आई तो हैरान हो गई। तुम्हारे कमरे में कोई शीशा भी नहीं जिसे तुम अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करो, और तो और तुमने अपने कमरे की खिड़की भी बंद की हुई है। मैंने उससे कहा कि किराएदार आए हुए हैं इसलिए बंद है। उसने मुझे कहा कि शीशा क्यों नहीं, तुम खुद को किस में देखती हो? मैंने उससे कहा कि मैं खुद को देखती ही नहीं, बचपन से मैंने खुद को कभी शीशे में नहीं देखा। उसने कहा कि कैसी लड़की हो, आज तक खुद को नहीं देखा? अब इतना भी क्या पर्दा कि हर वक्त पर्दे में रहो? तुम्हारा दम नहीं घुटता, और बाहर कितनी शदीद गर्मी है, हमें तो पंखे के नीचे बैठे तो सुकून नहीं मिलता, और तुमने तो चेहरे को ढांपा हुआ है। मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे इस पर्दे से कुछ नहीं होता, पहले दिल घुटता था लेकिन अब आदी हो गई हूँ। मैंने उसे कहा कि अच्छा मेरे घर वही नकाबपोश शख्स आया था। मैंने उसे उसके बारे में बताया कि वो मुझे कह रहा था कि उसके पास मेरा कोई राज है जो सिर्फ अम्मा और वो नकाबपोश जानता है। मेरी दोस्त ने कहा कि क्या ये बात तुमने अपनी माँ को बताई? मैंने कहा कि नहीं, मैंने अम्मा से इस नकाबपोश का कोई जिक्र नहीं किया। मेरी दोस्त ने कहा कि अच्छा क्या, तुम्हारा इस नकाबपोश के पास कोई राज नहीं होगा? मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मेरे बारे में अम्मा के पास और इसके पास है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो मजाक कर रहा होगा, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये कहकर मेरी दोस्त चली गई। मैं ये सोच रही थी कि वो मजाक तो नहीं कर रहा, पर इसके पास मेरा कौन सा राज हो सकता है। मेरे दिमाग में कई सवाल खड़े हो गए कि वो मेरी अम्मा को कैसे जानता है और मेरे किस राज का जिक्र कर रहा था। मेरे लिए उसको ढूंढना मेरा मकसद बनता जा रहा था। इसको कैसे ढूंढूं? मुझे उसका पता मालूम न था, ना ही मैं उसे जानती थी, पता नहीं कौन था। मेरे लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब अम्मा मेरे पास बैठी थी तो हमारे घर कोई आदमी आया। वो जोर जोर से अम्मा का नाम लिए जा रहा था। अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनी, बाहर चली गई और मुझे कह कर गई कि तुम अंदर रहना, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा बाहर चली गई। जब अम्मा बाहर गई तो मुझे इस आदमी की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं अपने कमरे के बाहर झांकने लगी। जब मैंने इस आदमी को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, और उसकी आवाज़ ऐसे लगी जैसे कहीं सुनी हो। और वो अम्मा से कहने लगा कि आप इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, इसको एक ना एक दिन पता चल जाएगा। अम्मा कहने लगी कि अब तक पता नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा, मैं उसे नहीं बताऊंगी और ना तुम्हें बताने दूंगी। ये कहकर अम्मा मुझे मेरे कमरे में आती दिखाई दी। मैं जल्दी से बेड पर जाकर बैठ गई। अम्मा अंदर आई तो मैंने अम्मा से पूछा कि कौन था, अम्मा वो क्या कह रहा था? तो अम्मा ने कहा कोई नहीं, वो आदमी मुझसे पैसे लेने आया था, कुछ पैसे देने थे राशन वालों के, तो वही लेने आया था। अम्मा के मुंह से ये सब सुनकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि अम्मा मुझसे झूठ क्यों कह रही थी।
बल्कि वो आदमी तो कुछ और ही कह रहा था। मैंने तो कुछ और ही सुना था। मैंने अम्मा से पूछा कि वो इतने जोर से क्यों बोल रहा था। अम्मा का ये जवाब मुझे परेशान किया जा रहा था कि अम्मा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। ऐसा भी क्या है जो उसको पता नहीं, जिससे आज तक इस बात की खबर नहीं। एक तरफ अम्मा का ये झूठ और दूसरी तरफ वो नकाबपोश इंसान की बातें। वो क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आखिर किस राज के बारे में जानता है? ये दोनों सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मैं इस शख्स के इंतजार में थी कि वो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो शख्स जरूर आएगा, फिर भी आने की कोशिश करेगा। अगर वो मेरे घर तक पहुंचकर मेरे घर आ सकता है तो वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब किराएदार अपना सामान हमारे घर लेकर आ रहे थे तो उनके सामान में एक शीशा अम्मा को नजर आ गया। जब अम्मा ने इस शीशे को देखा तो किराएदार से बात करने चले गए और उनसे जाकर कहा कि आप लोगों को इस घर में रहना है तो इस शीशे को आपको घर से बाहर फेंकना होगा। इन दोनों को ये बात सुनकर हैरत हुई और कहा कि आपको शीशे से क्या मसला है, वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो अम्मा ने गुस्से से कहा कि अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी ये शर्त माननी होगी, ये शीशा घर से बाहर फेंकना होगा। इन लोगों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि आपको ये शीशा नजर नहीं आएगा, लेकिन उसे घर के अंदर छुपा कर रखेंगे। आप लोगों के आसपास ये शीशा दिखाई नहीं देगा। अम्मा ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि नजर ना आए मुझे ये शीशा। अम्मा का ये रवैया मैं देखकर हैरान रह गई। सवाल पे सवाल दिमाग में घर करते जा रहे थे। एक दिन मैं अम्मा के कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। वो नकाबपोश मेरे कमरे की खिड़की से अंदर घुस आया तो अम्मा भी घर पर मौजूद थी। मैं डर गई। उसे देखकर कहा कि यहाँ से जाओ वरना अम्मा देख लेगी। मेरे लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हो? वो कहने लगा कि एक बार मेरी बात सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा। उसने कहा कि आप अपनी अम्मा से पूछो कि वो तुम्हें हर वक्त पर्दे में रहने को क्यों कहती हैं। मैंने उससे कहा कि मैं हसीन हूँ इसलिए अम्मा मुझे चेहरे को ढांक कर रखने को कहती हैं कि कहीं मुझे नजर न लग जाए। तो उसने कहा कि तुम्हें लोगों से क्यों नहीं मिलने देती, लोगों से छुपा कर क्यों रखती हैं। मैंने कहा कि मुझे लोगों की नजर न लग जाए इसलिए नहीं मिलने देती। इस नकाबपोश ने कहा कि नहीं, आपको हकीकत बताने से डरती हैं। अपने आप को एक बार शीशे में देखो, सारी हकीकत जान जाओगी। तो मैंने कहा कि अम्मा ने मुझे शीशा देखने को मना किया है, मैं नहीं देखूंगी। तो वो नकाबपोश कहने लगा कि तुम्हें एक न एक दिन हकीकत पता चल जाएगी और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें इस हकीकत का सामना करने के लिए सब्र अता फरमाए। ये कहकर वो नकाबपोश वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। इतने में अम्मा मेरे लिए खाना लेकर आ गए। मैंने अम्मा से पूछा ऐसा क्या है मेरे चेहरे में जो मुझे नहीं पता, जो मैं नहीं देख सकती? बताइए अम्मा, मुझे इतना पर्दे में क्यों करवाती हैं, हर वक्त क्यों लोगों से नहीं मिलने देती? अगर मेरी खूबसूरती मुझे मेरे अपनों से दूर करती है तो मुझे ऐसी खूबसूरती नहीं चाहिए। मैं भी आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस कमरे में कैद रहूंगी? अम्मा ने कहा, ये आज तुम्हें अचानक चेहरा देखने का ख्याल कैसे आ गया? तुम्हें बताया तो था बेटी, अगर तुम अपना चेहरा देखोगी तुम्हें खुद की नजर लग जाएगी। अगर तुम खुद को देखोगी तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, नजर लग जाएगी तुम्हें। तुम अपने आप को और मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख पाऊंगी। नहीं अम्मा, आज मैं जरूर देखूंगी। जिद ना करो और खाना खा लो। मेरी अम्मा मुझे किसी के सामने ना आने देती, कहती तो खूबसूरत है, नजर लग जाएगी, यही हर वक्त कहती रहती। लेकिन रात होते ही मुझे दूध का गिलास पिलाती। मुझे वो दूध अजीब लगता जिसे पीते ही मैं सो जाती। सुबह आंख खुलती तो कपड़ों पर हल्दी लगी होती। अम्मा कहती, तुझे और ज्यादा खूबसूरत करने के लिए हल्दी लगाई थी। एक दिन घर मेहमान आए तो मैं जानबूझकर सबके सामने आ गई। मेरी माँ ने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि मेहमान जैसे मेरी सूरत देखते गए उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जब मुझे देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। इनके खौफजदा चेहरे देखकर मैं खुद हैरान और परेशान हो गई। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई चुड़ैल से भी बदतर इंसान को देख लिया हो। मुझे देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने की बजाय इनके चेहरों पर खौफ दिखाई दिया। मुझे उनके इस तरह के रवैये देखकर उन्होंने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने मुझे जब देखा तो मुझे दूर रहने को कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आपके साथ बैठूंगी तो उन्होंने अम्मा से कहा कि पता नहीं कहाँ से इस लड़की को पकड़ कर ले आए हो। इसे अपने घर में जगह दी हुई है, जहाँ ऐसे लोग हैं वहाँ हम 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। हम ऐसी बदसूरत के घर 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते। इस घर में आना ही नहीं चाहिए था, हम जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया कि आप अम्मा से इस तरह बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया है आपको? अभी तो आप अम्मा के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मेरे आने के बाद आप अम्मा से इस तरह बातें कर रहे हैं। अम्मा, इनको समझाओ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, खुदा ने मुझे बहुत हसीन रूप दिया है, आप इनको समझाओ, ये मुझे ऐसे बदसूरत ना कहें। मेहमान ने कहा कि आप बदसूरत हैं इसीलिए हम आपको बदसूरत कह रहे हैं। अपनी शक्ल देखी है शीशे में,
जरा अपना चेहरा किसी शीशे में जाकर देखो, फिर आकर हमें बताना कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हो गया है मेरे चेहरे को, बताइए। अम्मा आप खामोश क्यों खड़ी हैं? इनको बताइए आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आपकी बेटी के जैसे कोई खूबसूरत नहीं। मेहमान ने कहा कि हाँ, तुम्हारे जैसा कोई बदसूरत नहीं। आपकी बेटी का चेहरा देखकर हमारा दिल खौफजदा हो गया है। कितना खौफनाक चेहरा है। आप इनको खूबसूरत कह रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि इनके जैसा बदसूरत ही कोई नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे डरावने चेहरे के सामने हम एक मिनट भी नहीं रुकने वाले। मेहमान हमारे घर से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा कि ये लोग क्या कह रहे थे, क्या हुआ है मेरे चेहरे को? आप हर रोज मेरे चेहरे को और खूबसूरत करने के लिए हल्दी लगाती हैं, तो फिर ये सब क्यों हुआ है? बताइए क्या हुआ है? आप मुझसे झूठ कहती थी, बताइए अम्मा। अम्मा ने कहा, हाँ सही कहा इन लोगों ने, तुम बदसूरत हो और मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई तुम कहीं खुद से नफरत ना हो जाए। हर शाम को मैं तुम्हें हल्दी नहीं दवाएं लगाने आती थी। तुम्हारे कपड़ों पर हल्दी नहीं दवाइयों के निशान होते थे। ये निशानात तुम्हें पैदाइशी से थे। हमने तुमसे इसलिए छुपाए रखा, पर्दा करवाए रखा, ताकि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम्हारे चेहरे पर इस तरह दाग होने की वजह से तुम बदनसीब हो। मैं हमेशा तुम्हें आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती थी। इसी कोशिश में लगी रहती थी कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब बता दूं, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मैं कुछ नहीं कह पाती थी। तुम्हारा चेहरा लोगों से इसलिए छुपाए रखा, जो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारे चेहरे के धब्बे देखकर कोई इंसान तुमसे दोस्ती न करता, तुम्हारा कोई दोस्त ना होता। हर कोई तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे दूर रहता। मैंने पूछा कि वो जो नकाबपोश था वो इसी राज के बारे में जानता था। अम्मा ने कहा कि वो नकाबपोश और कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा हैं, और मुझे और तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए थे। उनको बेटा चाहिए था। जब तुम पैदा हुई तो उन्हें खुशी नहीं हुई। जब तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे चेहरे को देखा तो वो और भी ज्यादा नफरत करने लगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर दाग थे और इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्मिंदगी होती। और इसी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ने को कहा और कहा कि या तो ये यहाँ रहेगी या फिर मैं रहूंगा। इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। मैंने तुम्हें चुना और तुम्हारे अब्बा हम दोनों को अकेले छोड़कर चले गए। अब जब वापस आए तो तुम्हारे अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम कैसी हो। तो मैंने उनसे तुम्हारे चेहरे के बारे में जिक्र किया कि मैंने तुम्हारे चेहरे के दाग के बारे में नहीं बताया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सब बता दूं, तुम्हारे चेहरे का राज। तो मैंने मना कर दिया। तो वो तुम्हें फिर तुम्हारे अब्बा खुद बताने की कोशिश करते रहे कि तुम्हें तुम्हारे राज के बारे में बता दें। मैंने अम्मा से पूछा कि इस दिन जो शख्स आपसे कुछ बताने के लिए जिद कर रहा था वो वही नकाबपोश इंसान थे। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे। मैंने अम्मा से पूछा क्या वो मुझसे नफरत नहीं करते, क्या उनको अब मेरे चेहरे के दाग उनके दोस्तों के सामने बेटी कहने पर शर्मिंदा नहीं होते। अम्मा ने कहा वो खुद तुमसे मिलकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए हुए जुल्म की। मैंने अम्मा से पूछा कि अब अब्बा कहाँ हैं। अम्मा ने कहा पता नहीं। सब सच्चाई जानने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा भी कौन सा दाग है मेरे चेहरे पर जो मुझे सबके सामने नकाब में रहने में मजबूर कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने बेटी कहने में शर्मिंदगी हो रही थी। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे अपना चेहरा देखना है। अम्मा ने कहा बेटी तुम रहने दो, ना देखो। नहीं अम्मा, अब तो मैं अपना चेहरा शीशे में जरूर देखूंगी। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे शीशा लाकर दे देंगी। तो अम्मा ने मुझे मेरा चेहरा शीशे में दिखाया तो मैं खुद अपने आप को देखकर खौफजदा हो गई। अपने चेहरे की हकीकत जानने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो। वो चेहरा जिसे अम्मा इतना खूबसूरत कहती थी वो हकीकत में एक डरावना चेहरा है जिसे देखकर हर इंसान डर जाए। तो मैंने भी अपने जहन में एक बार ठान ली कि मेरे चेहरे के ये दाग जो मुझे लोगों से दूर रहने पर मजबूर कर रहे हैं। तो मैंने दिमाग में ये बात तय कर ली कि एक न एक दिन इसी चेहरे की बदौलत एक मिसाल कायम करूंगी। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने कमरे में और कैद नहीं रहूंगी, घर से बाहर निकलूंगी। मेरा चेहरा देखने के बाद हमारे किराएदार घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो गए थे और अब मैंने अपना कारोबार करने का फैसला कर लिया। अगले सुबह जब मैं घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया तो हिम्मत से मैंने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और बिना नकाब के घर से बाहर निकली। जब मैं पहले दिन घर से बाहर निकली तो हर इंसान की नज़र मेरी तरफ थी। कोई इंसान मुझे देखकर घर में जा रहा था। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को अंदर लेकर जा रहे थे और बच्चों को कह रहे थे कि अंदर चलो, डर जाओगे। और कोई खड़े होकर मुझ पर बातें कर रहे थे और किसी की हंसी थी। उनकी हंसी मुझे और मेरे दिल को रेजा रेजा कर रही थी। मैंने बड़ी हिम्मत से कपड़ों का कारखाना खोला तो कोई भी इंसान मेरे कारखाने में काम करने के लिए रजामंद नहीं था। हर कोई मेरी शक्ल सूरत को देखकर मुझसे दूर दूर रहने लगे।
पहले जब मैंने उनके सामने नकाब में आती थी तो हर कोई मुझसे अच्छा बर्ताव रखता था, बिल्कुल आम इंसान की तरह पेश आते। अब वही लोग मुझे कहते कि हमें ऐसी लड़की के साथ काम नहीं करना, पर मैं आज भी वही लड़की हूँ जिसे वो जानते थे, जिससे बातें करते थे। फर्क इतना है कि आज मैं बिना निकाब के हूँ और पहले नकाब में रहती थी। इंसान को चेहरे बदलने की जरूरत नहीं, बस हर इंसान को अपनी सोच, अपने ख्यालात बदलने की जरूरत है। मैं तो आज भी वही लड़की हूँ जो पहले हुआ करती थी। इनकी इसी सोच को बदलने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का ये कदम उठाया। अगर आज मैं भी इसी लड़कियों की तरह डर कर बैठ जाऊं तो इस दुनिया की हर लड़की की आवाज को दबा देगी। इंसान को उसकी शक्ल सूरत देखकर नहीं बल्कि उनके दिल से जाना जाता है। लेकिन आज के लोग सोच को देखने की बजाय शक्ल सूरत देखते हैं कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो कैसा दिखता है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। याद रखें, दुनिया के आधे से ज्यादा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। अम्मा ने मुझे कई बार रोकने की कोशिश की। जब अम्मा मुझे लोगों की बातें सुनते देखती तो मुझे रोकने की कोशिश करती, लेकिन मैं तवज्जो न देती। लोगों की बातों पर, लोग तो बोलते रहते हैं। अम्मा को कह देती, अम्मा मुश्किलात तो आएंगी, देखना मुश्किलात के आगे आसानी है, आप देखना। एक दिन जब मैं कारखाने में खड़ी कपड़े सिलाई कर रही थी तो मुझे एक फकीर नजर आया। इसके कपड़े बहुत खराब थे। इसके पहने हुए कपड़ों पर कई बड़े सुराख दिखाई दे रहे थे। एक सूट उसके लिए ले गई और साथ में खाना भी ले गई। वो सड़क पर खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन अचानक फकीर नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और अपने कारखाने में ले गई। उसे पानी दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए। उसने कपड़े पहने और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। इतने में कारखाने के बाहर एक इंसान को हमारी बातें सुनते देखा। जब उसने मुझे देखा कि मैं उसे देख रही हूँ तो वह मेरी तरफ आया। उसने मुझे कहा कि मैंने आपकी और इस फकीर की सब बातें सुनी हैं, और कहने लगा कि बेटा आप ये काम कैसे करती हैं, आपके पास तो कोई दर्जी भी नहीं, ना ही कोई मददगार है जो तुम्हारी मदद करे, कैसे कर लेती हैं आप, अगर किसी का ऑर्डर ही आ जाए। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ जो मुझसे पूरा हो जाए, इतना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मेरी इस फैक्ट्री का पूरा नाम होगा। बस इसी आस पर अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू किया है। इस आदमी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा देखकर कोई काम लेना नहीं चाहेगा, तुम नकाब लगा लो। मैंने कहा कि इंसान का किरदार उसके चेहरे से नहीं बल्कि काम से जाना जाता है। आदमी ने कहा कि क्या तुम्हारे पास दर्जी भेज दूं, अगर आप मना न करें। मैंने पूछा कि आप कौन और कैसे मुझे दर्जी दिला सकते हैं। वो मेरे चेहरे को देखकर भी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए रजामंद हो गए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान मेरी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहेगा। इस आदमी ने कहा कि मेरी नज़र ऐसे दर्जी पर है जो काम की गर्ज से इधर उधर घूम रहे हैं। मैं उसे अपने कारखाने में डाल लेता, लेकिन मेरे पास पहले ही बहुत दर्जी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास भेज दूं। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो मैंने कहा ठीक है, भेज दीजिएगा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप इनको मेरे पास भेज देंगे। इस आदमी ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं परेशान हो गई कि ऐसी कौन सी शर्त है, कहीं ये मतलबी तो नहीं, अगर इसकी कोई नाजायज़ शर्त हुई तो मैं उसे मना कर दूंगी। मैंने उससे कहा कि क्या शर्त है। उसने कहा कि मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर दूंगा और आप मुझे मना नहीं करेंगी। जी मैं क्यों मना करूंगी, बल्कि मेरे लिए ये खुशी की बात है, आप मेरी बहुत मदद करेंगे, भला मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। मैंने उनका ऑर्डर कबूल कर लिया। अगले दिन जब मैं अपनी फैक्ट्री में गई तो वही आदमी कुछ आदमियों को साथ लेकर आया और कहा ये ले दर्जी, अपना काम शुरू करें, आज से यही काम करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना काम करना शुरू कर दिया। वो इंसान मुझे पहले गौर से देखते रहे, लेकिन जब उनको आदमी ने कहा कि आप सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें और उनको समझाया कि हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान की शक्ल सूरत कैसी है, उन्होंने मुझसे आकर माफ़ी मांगी। मैंने उनसे कहा कि माफ़ी की कोई बात नहीं। मैंने उनको सारा काम समझा दिया। वो हर रोज़ आते और काम करते। कुछ ही दिनों में मैंने उनके दिए हुए ऑर्डर को तैयार कर लिया और उनकी फैक्ट्री में भेज दिया। उनको मेरा काम पसंद आया और ऑर्डर देने लगे। मेरे सिले कपड़े वो बाकी बड़े बड़े कारखानों में देता ताकि वो मेरा काम देखे और मुझे अपने ऑर्डर दें। इस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से ऑर्डर आते। इस तरह मेरा और मेरी फैक्ट्री का नाम बन गया। जो लोग मुझे देखकर मुझसे दूर रहने की कोशिश करते थे, आज वही लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। जो लोग मुझे देखकर घरों में छुप जाते थे, आज वही लोग मुझे देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने अपना नाम, इज्जत, शोहरत सब अपने दम से हासिल की, अपनी मेहनत से हासिल की। एक दिन मैं अपनी फैक्ट्री से वापस घर आई तो वही नकाबपोश हमारे घर आया हुआ था। मैं इनको देखकर हैरान रह गई। अम्मा ने बताया कि ये वही नकाबपोश इंसान है जो तुमसे मिलने की कोशिश करता था, यही तुम्हारे अब्बा हैं। पहले तो मेरा दिल किया कि उनसे कोई भी बात ना करूं, उनसे इतने सालों के बारे में पूछूं, क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, क्यों। मगर मैं बहुत आगे निकल आई थी। मैं बस अपने वालिदैन के साथ खुश रहना चाहती थी, इसलिए मैं कोई भी गलत बात करके बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। मेरे अब्बा मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटी मुझे माफ़ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे अब्बा मेरे सामने रोने लगे। मैंने अब्बा को कहा कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा गुस्सा थी। आप मेरे अब्बा हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, अम्मा से मांगे जिसको आप अकेला छोड़कर चले गए थे। और हम दोनों ने अब तक का सफ़र आपके बगैर जिस तरह तय किया, इसके बारे में बताना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं तमाम पुरानी बातों को दोहरा कर इस खूबसूरत लम्हे को ज़ाया नहीं करना चाहती। अब्बा ने अम्मा से माफ़ी मांगी। अम्मा ने अब्बा से कहा कि मैंने तुम्हें इस दिन ही माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम्हें अपने किए का पछतावा हुआ था। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब कोई गम की बात नहीं होगी। तो मेरे वालिदैन मेरी बात सुनकर हंसने लगे। फिर मैंने अब्बा के कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद लीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।